नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे आपकी स्क्रीन पर आने को तैयार अब तक की बड़ी और खास खबरें। लेकिन पहले बात बाजार के एक्शन की। बाजार में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 106 अंक गिरकर 18,666 पर बंद हुआ। फार्मा हेल्थ केयर छोड़ दें तो सभी सेक्टोरल इंडेक्स में दबाव नजर आया। बाजार में हुए एक्शन के हाई पॉइंट्स बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उपल-आनंद। काफी वॉलेटाइल था पूरा का पूरा हफ्ता और ऑफ कोर्स ये वॉलेटिलिटी में अच्छी खबरें भी थी और निफ्टी ने अपने रिकॉर्ड लेवल्स का इंतजार भी काफी कराया और कह सकते हैं कि पूरे हफ्ते इंतजार करवाने के बाद भी उन स्तरों को नहीं छुआ। लेकिन सेंसेक्स जहां पर निगाहें नहीं थी हमने वहां इस हफ्ते रिकॉर्ड लेवल्स भी देखे। चलिए पूरे हफ्ते का लेखा जोखा आपके सामने रखते हैं। डिस्पाइट सेंसेक्स के रिकॉर्ड हाईज हमने देखा कि इंडेक्स जो है आखिरी सेशन है शुक्रवार के सेशन में गिरावट झेल रहा था। इनफैक्ट शुक्रवार के सेशन में तो हर इंडेक्स में हर इंडिसेस में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव नजर आया। निफ्टी 4 वीक की गेनिंग स्ट्रीक जो है उसे तोड़ते हुए बिकवाली के साथ करीब आधे से 1% तक की कमजोरी पर क्लोज होता हुआ दिखा। निफ्टी के 50 शेयरों में से 38 शेयरों में हमने देखा कि डिक्लाइंस ड्यूरिंग द वीक नजर आया। अडानी एंटरप्राइजेस, बीपीसीएल सबसे ज्यादा गिरावट झेल रहे थे। मिड कैप इंडेसेस की अगर बात करें 12 हफ्तों से मजबूती दिखा रहे थे, लेकिन इस हफ्ते मिड कैप इंडेक्स में भी कमजोरी हमने देखी। बाजार में जो मिड कैप इंडेक्स लगातार बाजार को उथल पुथल वॉलेटिलिटी के दौरान संभालते हैं उन्होंने भी इस हफ्ते गिरावट झेली। और मेजर मिड कैप लूजर्स की अगर बात करें यहां अडानी पावर, बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां पर बिकवाली का दबाव दिखा। स्मॉल कैप में भी 12 हफ्तों की गेनिंग स्ट्रीक थी, उसके बाद हमने बिकवाली का दबाव देखा। लेकिन हाँ, स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे थे और इस स्तरों पर अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप है जो कि कमाई का मौका बनता हुआ दिख रहा है। कई सारे स्टॉक्स हैं, कई सारे स्पेसेस और थीम्स हैं। स्मॉल कैप आईटी क्या कह लीजिए, स्मॉल कैप रियल एस्टेट देखिए, स्मॉल कैप फार्मा स्टॉक्स भी देखिए, सारे के सारे थीम्स में पैसे कमाने के भरपूर मौके मिलेंगे और गिरावट में खरीदारी के ट्रेंड यहां पर ढूंढने चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखेंगे, मेटल इंडेक्स में हमने देखा 4 हफ्तों की मजबूती जो है वो टूटती हुई नजर आई। टॉप सेक्टोरल लूजर अगर देखेंगे पूरे हफ्ते का तो मेटल सेक्टर था। इसके अलावा अगर देखेंगे एफएमसीजी इंडेक्स में भी डाउन ट्रेंड देखने को मिले और लगातार हमने देखा 2% तक की गिरावट। वरुण बेवरेजेस, मैरिको जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। रियल्टी जहां पर लगातार हम मजबूती देखते हैं इस हफ्ते, वहां पर भी बिकवाली थी। इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट, सोबा जैसे स्टॉक्स में सबसे ज्यादा कमजोरी नजर आई। वहीं एनर्जी, ऑटो, ये सारे के सारे पॉकेट्स जहां भी देखेंगे इस हफ्ते के लिए अगर देखेंगे सेंटिमेंट्स जो है वॉलेटाइल ही नजर आए। इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता, सोमवार को एक म्यूटेड स्टार्ट देखने को मिला, मंगलवार और बुधवार जो है अच्छे सेशंस थे। बुधवार को हमने देखा सेंसेक्स ने रिकॉर्ड लेवल्स छुए, फिर गुरुवार से जो गिरावट हावी होना शुरू हुई वो शुक्रवार तक चली और शुक्रवार में हमने गिरावट के साथ ही क्लोज किया। सेक्टोरल इंडेसेस में मिड कैप में भारी गिरावट थी, इसके ठीक पीछे एफएमसीजी, रियल्टी, एनर्जी जिसकी हमने बात की। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, निफ्टी के गेनर्स इस वॉलेटाइल मार्केट में भी टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक ने 3.5% तक की तेजी दिखाई। एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी बैंक दोनों स्टॉक्स में हमने करीब 2-2.5% से 3% तक की मजबूती देखी और इस हफ्ते एचडीएफसी लाइफ में भी 2.5% के मूव्स देखने को मिले। और भारतीय एयरटेल पॉजिटिव स्ट्रांग ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी और उसका असर देखने को मिला। भारतीय एयरटेल के स्टॉक में आज भी मजबूती के साथ जहां बाजार में गिरावट थी स्टॉक ट्रेड कर रहा था। कमजोरी कहां से हाथ लगी? अडानी एंटरप्राइजेस 11% टूटा। बीपीसीएल, अडानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये सारे के सारे स्टॉक्स में ड्यूरिंग द वीक हमने 3.5% से लेकर 5% तक की गिरावट देखी। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम हमने देखा, ऑफकोर्स कुछ तमाम काउंटर्स थे, लेकिन उसके अलावा बिकवाली ज्यादा हावी रही। वोल्टास, इंडियन होटल्स, बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स में। ऑल इन ऑल अगर देखेंगे स्मॉल कैप सेक्टर में कई सारे स्टॉक्स थे जैसे क्रेडिट एक्सेस, फर्टिलाइजर स्पेस, फैक्ट, एक्साइड इंडस्ट्रीज, बीएसई, एम्बर एंटरप्राइजेस, इन स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती के साइंस नजर आए और लगातार हम आपको कह भी रहे हैं कि इन स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। एक वीक के रिटर्न्स, एफएनओ गेनिंग मोमेंटम की अगर बात करें, श्रीराम फाइनेंस आज टूटा जरूर था लेकिन पूरे वीक में 20% की रिटर्न दे गया। पिरामल एंटरप्राइजेस में 15% तक के रिटर्न्स दिखे। एमएफएसएल और एक्साइड इंडस्ट्रीज 8% तक के मूव्स दिखा रहे थे। तो पूरा का पूरा हफ्ता जो है स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्टेड काउंटर्स थे, बड़ी सूझबूझ के साथ प्ले करना पड़ा, लेकिन पूरे हफ्ते में वॉलेटाइल एक्शन देखने को मिला। शुक्रवार की क्लोजिंग कमजोर रही। शुक्रिया मानसी आपका इस अहम जानकारी के लिए और माफी चाहेंगे हमारी सहयोगी मानसी आपको जो है वो शेयर बाजार का पूरा ब्यौरा दे रही थी। और पिछले 6 महीने में स्मॉल कैप फंड्स लगातार शानदार परफॉर्म कर रहे हैं और इनमें लगातार बड़ा निवेश भी देखने को मिला है। क्या है इसकी वजह? शरद दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, बताएं आखिर आपकी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं, आपकी रिसर्च क्या कहती है?
जी बिल्कुल, स्मॉल कैप फंड्स जो है फोकस में रहने वाले, और मई के महीने में जो है इक्विटी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फ्लोज कौन सा सेगमेंट में आया, वो है स्मॉल कैप सेगमेंट का। अब याद रखिए, एक रेशियो है स्मॉल कैप फंड टू टोटल फंड रेशियो, ये ऑलमोस्ट 6 मंथ हाई लेवल्स पे आ रहा है। और अगर जो AUM बात करें, जो टोटल इंडस्ट्री साइज़ की होती है, अगर स्मॉल कैप में देखें तो अब 9.28% है। यही आंकड़ा 2 साल पहले सिर्फ 8% हुआ करता था। अब आप देख सकते हैं इसकी रीज़न क्या है कि जो इन्फ्लोज बढ़ रही है आपके स्मॉल कैप फंड्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रॉडर इंडिसेस की रैली बहुत अच्छी हुई है पिछले 12 से लेकर 13 हफ्ता तक, और उन्होंने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी इंडेक्स को। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि हायर अल्फा जनरेशन देखने मिली है इस रन में। अब बात करते हैं कि ओवरऑल कैसी फ्लोज रही हैं, तो पिछले 4 महीने में देखें तो स्मॉल कैप जो है मिड कैप और लार्ज कैप फ्लोज से ज़्यादा आया है। और आप कह सकते हैं मई के महीने में जो है ये आंकड़ा लगभग 3000 करोड़ के ऊपर पार हो गया था। तो हमने बात कर ली फ्लोज़ के ऊपर भी मंथली कैसा हुआ और क्या रीजंस हुए हैं। लेकिन फंड्स जो आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप 5 साल का हॉरिजन लीजिए या 10 साल का हॉरिजन लीजिए, तो हमने रिसर्च किया और हमें पता चला है कि लार्ज कैप में और मिड कैप में 12 से 14% का रिटर्न्स आता है CAGR बेसिस पर, अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं। लेकिन वही स्मॉल कैप का है आंकड़ा 15% आता है। तो यहाँ स्मॉल कैप आउट परफॉर्म किया इन दोनों कैटेगरीज को। अब चलते आते 10 साल के इन्वेस्टमेंट हॉरिजन में, यहाँ पे भी लार्ज कैप और मिड कैप में 13 से लेकर 19% तक का CAGR बनता है। लेकिन स्मॉल कैप की बात करें तो वो 20% से ज़्यादा आती है, लगभग 21% का। लेकिन कौन से वो स्कीम्स हैं जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किए हैं स्मॉल कैप स्पेस में? और वैल्यू रिसर्च के डेटा के हिसाब से क्वांट स्मॉल म्यूचुअल फंड, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, ये जो 3 स्कीम्स हैं और ये फंड है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा 5 साल का CAGR देखने मिला है, जहाँ पे इनके रिटर्न्स 21 से लेकर 27% तक देखने मिली है। चलिए बढ़ते हैं आगे, वोल्टास के शेयर की चर्चा कर लेते हैं। आखिर वोल्टास के शेयर में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, क्यों है ये गिरावट, UBS ने क्यों किया डाउनग्रेड? बताने के लिए आशीषा हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। आशीषा, जरा बताएं क्यों इस तरह के ट्रेंड्स हमें नजर आ रहे हैं? जी हाँ, वोल्टास के शेयरों में आज काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। UBS से रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है। पहले जो खरीदारी की राय दी थी वो अब डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की राय दी है, और टारगेट प्राइस भी काफ़ी घटाया है। 1200 रुपीज़ प्रति शेयर का जो पहले टारगेट था वो अब घटाकर 840 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस है, जो कंपनी पिछले कई क्वार्टर से फेस कर रही है, वो अभी कुछ और क्वार्टर्स तक कंपनी को फेस करना पड़ेगा। कंपटीशन की बात करें तो इंडस्ट्री काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गई है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट में, जिसके चलते सेलिंग प्राइस भी अंडर प्रेशर आ रही है, जिसके चलते मार्केट मार्जिन्स एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलेगा अगले कुछ क्वार्टर्स तक। इनफैक्ट उन्होंने अर्निंग्स एस्टिमेट्स भी घटा दिए हैं। FY24 के अर्निंग्स एस्टिमेट्स करीब 22% से और FY25 के अर्निंग्स एस्टिमेट्स करीब 30% से घटा दिए हैं। इसी के चलते उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है, न्यूट्रल की राय दी है और टारगेट प्राइस भी घटाकर 840 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। इसी UBS के डाउनग्रेड के चलते स्टॉक भी आज कमजोर नजर आ रहा है। शुक्रिया आशीषा इस अहम जानकारी के लिए। और न्यू एज टेक में 2023 में अच्छा प्रदर्शन इनका रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, शरद दुबे इसके बारे में पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाले न्यू एज टेक स्टॉक्स, और 2023 में जो है उन्होंने लगभग कह सकते हैं अपनी 1/3 मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ाई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो ऑलमोस्ट 44,000 करोड़ रुपीस जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन में ऐड हुई है आपके टॉप 7 न्यू एज टेक स्टॉक्स को लेके, जो फिनटेक में भी है और कंज्यूमर टेक स्पेस में भी है। फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस की अपग्रेड भी देखने मिली PB फिनटेक और पेटीएम जैसे स्टॉक्स में। लेकिन क्या अहम रीज़न है न्यू एज टेक स्टॉक्स में बढ़ोतरी का, वो हम बताते हैं। सबसे पहला है फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, किस तरह वो एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं। अपनी जो एक्विजिशंस की स्ट्रैटेजी उसमें भी रैशनलाइजेशन लाया गया है कंपनी ने। और इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि जो ऑपरेशनल और फाइनेंशियल मैट्रिक है पिछले 2 क्वार्टर में इंप्रूवमेंट देखने मिली है। सिग्निफिकेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐड हो रही है जोमैटो, पेटीएम और PB फिनटेक जैसे स्टॉक्स में। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन भी है, एनालिस्ट का मानना है, और वो कह रहे हैं कि जो प्रमोटर्स हैं वो अब प्रॉफिट कॉन्शियस हो गए हैं और आगे जाते हुए जो एंकर लॉक इन पीरियड है वो भी खुल रहा है, यानी कि बिकवाली देखने मिल सकती है। जो प्री IPO इन्वेस्टर्स हैं, VCs हैं, तो इन पे ज़रूर फोकस रखिएगा। और तीसरा अहम ट्रिगर है कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स जो अभी तक पीक आउट नहीं किए हैं, इसका मतलब और भी चांसेस है कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स आगे बढ़ सकते हैं। जब ये सिचुएशन आती है तब जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो जनरली अंडर परफॉर्म करते हैं।
चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनियों को सरकार की तरफ से अतिरिक्त इंसेंटिव मिल सकता है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। उसके मुताबिक वित्त मंत्रालय जल्दी ही लोन क्राइटेरिया बढ़ाने और सोलर मॉड्यूल कंपनी को प्राथमिकता वाले सेक्टर की लेंडिंग में डालने का ऐलान कर सकता है। अब ये पूरी खबर क्या है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, जरा बताएं आखिर पूरी खबर है क्या? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर्स को सरकार जल्द बड़ी राहत दे सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय कई ऐसे विकल्पों पर विचार कर रहा है ताकि इंडस्ट्री को और इंसेंटिव्स का फ़ायदा जो है वो दिया जाए, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मौजूदा फाइनेंसिंग मॉडल है उसमें और ज़्यादा रिलैक्सेशन देना। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर्स को सस्ते दरों पर लोन मुहैया कराया जा सकता है, और इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट बैठक जो है वो वित्त मंत्रालय ने ली है, जिसमें कि मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया गया था और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के टॉप ऑफिशियल्स भी इस बैठक में शामिल थे। इंडस्ट्री ने ये मांग की है कि उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के दायरे में लाया जाए ताकि उनको ईजी फाइनेंसिंग का फ़ायदा जो है मिले और साथ ही साथ उसकी दरें भी कम हो। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि वित्त मंत्रालय एक ऐसे विकल्प पर भी विचार कर रहा है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत जो लिमिट है, जो दायरा है लोन का, उसमें भी बढ़ोतरी की जाए। साथ ही साथ कमर्शियल बैंक्स को भी इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर्स को जो लेंडिंग है उसमें बढ़ोतरी करें, क्योंकि अगर आप ओवरऑल आंकड़ों पर नज़र डालें तो जो फाइनेंसिंग कमर्शियल बैंक्स की तरफ से हो रही है वो सिर्फ 30 से 35% के आसपास है, जबकि करीब 60% जो फाइनेंसिंग है सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर्स को वो एनबीएफसीज की तरफ से हो रही है, जिसमें इरेडा, आरईसी, पीएफसी जैसी जो कंपनियां हैं वो शामिल हैं। लिहाजा वित्त मंत्रालय ने कमर्शियल बैंकों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि वो सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर्स को लेंडिंग एक्टिविटीज़ में बढ़ोतरी करें, क्योंकि 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को अगर हासिल करना है और साथ ही साथ डोमेस्टिक मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए बैंकों की तरफ से जो लेंडिंग होगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने जा रही है। आपका इस अहम जानकारी के लिए बढ़ते हैं आगे। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर कई अहम डील्स हुई। इन डील से किन सेक्टर्स और कंपनियों को फायदा होगा, शरद दुबे इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। शरद, जरा बताएं आखिर किस तरह के डील्स हैं जिनमें डिफेंस डील भी बड़े पैमाने पर शामिल हैं, तो किन सेक्टर, किन कंपनियों को इसका फायदा होने वाला है? जी बिल्कुल, भारत और यूएस के जो है टोटल ट्रेड डॉक्स की बात हो रही है, और यहाँ पे हमने एनालिसिस किया है कि कौन से सेगमेंट्स में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है और कौन से स्टॉक्स के लिए वो बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले जो है यूएस वीज़ा की आसानी के ऊपर बात करते हैं, जहाँ पे जो आप कह सकते हैं वीज़ा मिलने पे जो है थोड़े रिस्ट्रिक्शंस कम किए गए हैं, और वीज़ा कंसुलर ऑफिसेज भी दोनों कंट्रीज़ में अनाउंस किए गए खुलने के लिए। इसके लिए बेनिफिट किसको होगा? BLS इंटरनेशनल सर्विसेज को, जो वीज़ा प्रोसेसिंग करता है, और IT कंपनीज़ को, जो यहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ जो ये वीज़ाज़ लेके बाहर जाते हैं। इसके अलावा जो है चिप कंपनीज़ में भारत का निवेश होगा। माइक्रॉन जो है $2.75 बिलियन का टोटल कमिटमेंट रखा, और इन्वेस्ट जो है ऑलमोस्ट $8.25 बिलियन करेगा। और जो असेंबली प्लांट भी गुजरात में होने वाली है, और इसके इंजीनियरिंग सर्विसेज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी खर्चा होने वाला है। अब जो स्टॉक्स जिस पे बेनिफिट करने वाले वो इंक्लूड करते हैं डिक्सन टेक, सिरमा, SGS, मॉसशिप, टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो ऑफकोर्स जो उनके ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस उसको जो है एक टाइप से इम्प्रूव करने वाले हैं, स्पेशली सोलर मॉडल्स में। तो वहाँ पे टाटा पावर और वारी सोलर जैसे स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल सकती है। कुछ स्टॉक्स है जो मिनरल स्पेसिफिक अनाउंसमेंट पर रिएक्ट कर सकते हैं, और ये इंक्लूड करता है आपका जो मिनरल सिक्योरिटी के जो आप कह सकते हैं एग्रीमेंट्स हो रही है भारत और यूएस में, उसमें फोकस रहने वाला है। और लगभग $650 मिलियन जो है आपके EV बैटरी प्लांट में लगाया जा सकता है, और इसके कारण जो है जो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो इंक्लूड करते हैं आपके वेदांता, बैटरी मेकर्स हुए अमारा राजा बैटरीज या एक्साइड। और सोलर पावर के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी निवेश की फोकस रहेगी, जहाँ पे विक्रम सोलर जो है कोलोराडो, वो लगभग $1.5 बिलियन की प्लांट भारत में लगाने वाली है। और इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं वो आपके देख सकते हैं स्टॉक्स में, जैसे कि टाटा पावर हुआ, बोरोसिल रिन्यूएबल्स हुआ। इसके अलावा HAL फोकस में रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो है GE के साथ करार किया है, जहाँ पे वो वायुसेना के लिए इंजन्स बनाने वाले हैं। और याद रखिए ये जो है विमानों के लिए होने वाली है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि $multi-billion
डील होगी। लगभग $3 बिलियन की MQ-9NB की जो सर्जियन ड्रोन है वो भी ड्रोन्स आने वाली है और इसमें ड्रोन्स का भी फ़ायदा होने वाला है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी भारत के कंपनीज़ को देखने मिलेगी। लिस्टेड स्पेस में अनलिस्टेड स्पेस में दोनों को फ़ायदा है। यहाँ पे द्रोणाचार्य, जेंटेक, रतन इंडिया एंटरप्राइजेज और पारस डिफेंस जैसे स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। और आखिर में बात करेंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन की, यानी कि अंतरिक्ष को लेकर करार। अब यहाँ पे ऑफकोर्स नासा के साथ एक उनका जॉइंट मिशन भी होने वाला 2024 में, और यूएस में आप कह सकते हैं सैटेलाइट सर्विसेज पे उस पर बहुत पॉजिटिव कमेंट्री आई है। कौन से स्टॉक्स होंगे फोकस में, ये आपके रडार में होने चाहिए। नेल्को, पारस डिफेंस और टाटा कम्युनिकेशन। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में दोनों देशों के बीच अहम डील हुई। डिफेंस और आपसी सहयोग के अलावा देश की सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए कुछ करार काफी अहम होंगे। केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में कहा कि माइक्रॉन टेक्नोलॉजी और अप्लाइड मटेरियल जैसी दिग्गज कंपनियों के भारत में निवेश से सेमीकंडक्टर बनाने की दिशा में मील का पत्थर कई डील साबित होंगी। सेमीकंडक्टर्स को नया ऑयल कहा जा रहा है। सेमीकंडक्टर की डिमांड हर जगह है। कई विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं अपने प्लांट लगाने के लिए, और भारतीय कंपनियां भी यहां पर हैं, कोशिश कर रही हैं। पर भारतीय सरकार इसमें काफी जोर लगा रही है, काफी आकर्षित कर रही है भारत को एक पूरा बेस बनाने को सेमीकंडक्टर्स का। इसके बारे में आज बातचीत करने को हमारे साथ मौजूद हैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी, कम्युनिकेशन आईटी टेलीकॉम मिनिस्टर। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले जब कैबिनेट ने $2.7 बिलियन का प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी, दूसरी बार माइक्रॉन आने को इच्छुक है, माइक्रॉन ने अपनी इच्छा जता दी है और बातचीत कर रहे हैं, तो और कंपनियां भी आ रही हैं। कैसा लग रहा है पूरा एनवायरनमेंट जो है वो हम इंडिया को एक सेमीकंडक्टर बेस बनाने में सहायता देगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की यूएस की स्टेट विजिट भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट है। इस स्टेट विजिट के दौरान 3 बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं। सबसे पहला, भारत का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज सेट करेगा। आप सब जानते हैं कि माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है जो मेमोरी चिप्स बनाती है। ये मेमोरी चिप्स आपके मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, सर्वर्स में, टेलीकॉम इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, करीब करीब हर एक क्षेत्र में इनका उपयोग होता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट होगा। दूसरा, अप्लाइड मटेरियल्स वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है जो कि सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट बनाती है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में प्रिसीजन जो चाहिए वो अपने अगर नाखून की नोक अगर देखें तो उसका 1 करोड़ से ज़्यादा फाइन कारीगरी इसमें चाहिए होती है। इतनी प्रिसाइज इंडस्ट्री, इतनी प्रिसीजन ड्रिवन इंडस्ट्री है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसके इक्विपमेंट की डिज़ाइन, वो सब अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अप्लाइड मटेरियल्स उसमें लीडर है दुनिया का, तो वो इंडिया में आना, वो भारत में आना, उनका भारत में आना और भारत में $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके इक्विपमेंट की डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तीसरा, लैम रिसर्च एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है। वो अपने ट्रेनिंग के नए मेथड्स उन्होंने डेवलप किए हैं। वो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रोसेस होता है एचिंग, उस प्रोसेस में दुनिया की मास्टर है ये कंपनी। अपना कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में भारत में 60,000 इंजीनियर्स ट्रेन करेगी लैम रिसर्च ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ये तीनों के तीनों जो इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्टेट विजिट के दौरान अनाउंस किए हैं, इन तीनों से भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक नया आगाज होगा। जैसे मारुति सुजुकी भारत में आई थी और एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शुरू हुई, उसी तरह से माइक्रॉन के और लैम के और अप्लाइड मटेरियल्स के आने से भारत में कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप होगा और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप होगी। और अगर बात करें पास्ट में काफी कंपनियां नहीं आई थी, अभी काफी कंपनियां आ रही हैं, सब मिला के एक इकोसिस्टम अगर डेवलप होता है तो इससे ज्यादा नौकरियां आएंगी, ज्यादा निवेश आगे भी जाकर आएगा, ये कहना सही होगा? बिल्कुल, माइक्रॉन के यूनिट से ही करीब 5,000 डायरेक्ट जॉब्स और 15,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। साथ ही साथ इससे हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें आज करीब 25 लाख के आसपास टोटल एम्प्लॉयमेंट है, वो भी बढ़ने वाला है। ओवरऑल एक इंडस्ट्री की ग्रोथ से
कंप्लीट इकोसिस्टम बनता है। इसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में करीब 250 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ उसके साथ जुड़ी हुई होती है। वो सब इंडस्ट्रीज़ भी भारत में आएगी और उनके उससे पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। सर, बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी की यूएस यात्रा की, हम देख रहे हैं लगातार जो बातचीत हो रही है, जिससे वो मिल रहे हैं काफ़ी बड़े सीईओ से और जिस तरह डिग्निटरीज बाकी से मिल रहे हैं, कैसी रही है उनकी यात्रा अब तक? अगर हम बात करें कि निवेश लाने को भारत में, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी को लेकर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्टेट विजिट यूएस की, ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है इस सेंचुरी का, इस पूरी सेंचुरी का ये एक टर्निंग पॉइंट है। भारत और यूएस ये दोनों अपने आप को आज एक इक्वल स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स की तरह देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। कोई भी टेक्नोलॉजी, जो पुराना पैराडाइम था, उस पुराने तरीके में होता था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। अब सोच बदली है, भारत को रिकग्नाइज किया है और यूएस आज कह रहा है कि हम जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे टेक्नोलॉजीज़ का। ये बड़ा फंडामेंटल चेंज है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 9 वर्षों की तपस्या का बड़ा एक रिजल्ट है। आपके कुछ जो प्रयास थे वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। पीएलआई इसमें से एक है। सेमीकंडक्टर्स के लिए बाकी आप प्रयास भी कर रहे हैं। आगे जाकर जरूरत पड़ी तो और भी आप ऐसे प्रयास करते रहेंगे, यानी कि आप और ज्यादा इंसेंटिव्स देंगे या सॉफ्ट देंगे जरूरत पड़ी तो? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत क्लियर विजन है, भारत को बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग बेस बनने से जॉब्स। और इन सबके बीच इंडसइंड बैंक को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिंदुजा ग्रुप को बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जल्द ही अंतिम मंजूरी मिल सकती है। ज्यादा डिटेल्स के साथ अंकुर मिश्रा हमारे साथ हैं। अंकुर, आपसे ताजा अपडेट चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हिंदुजास को एक बहुत ही जल्द फाइनल मंजूरी मिल सकती है। और ये मंजूरी है वो इंडसइंड बैंक में हिस्सेदारी 15% से बढ़ाकर 26% तक करने को है। सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो फरवरी से शुरू कर दी गई थी, जहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था कि आप जो अपना स्टेक है वो 15% से बढ़ाकर 26% कर सकते हैं। इसकी इन प्रिंसिपल मंजूरी है, लेकिन जो भी प्रोसेसेस हैं वो आपको कंप्लीट करने होंगे, ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करनी होगी। तो उसके लिए एक R1 नाम का फॉर्म होता है जो कि कंपनी ने फाइल किया था। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि वो सारी फॉर्मेलिटीज अभी पूरी हो चुकी हैं और ये ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे है। अब जो मामला है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोर्ट में है और वहां से बहुत ही जल्द मंजूरी मिल सकती है। लेकिन हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर कितना इन्वेस्टमेंट करेगा हिंदुजा ग्रुप अगर ये मंजूरी मिल जाती है। तो सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकता है ये जो पूरा स्टेक बढ़ाने में, और ये आप Q2 में होते हुए देख सकते हैं। अब पूरा जो इंतजार है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी का है, जो फाइनल स्टेज में हमें बताया जा रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हिंदुजाज अपना हिस्सा 15% से बढ़ाकर 26% कर सकते हैं। अहम जानकारी के लिए अंकुर आपका। और इसी खबर के साथ हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।